अधीश को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ मांत्रिक सकवारा ने उसके लिए किया वो सच है, और अब वो वायु भवन के 3 प्रमुख अध्यक्षों में से एक के सामने खड़ा है। लेकिन फिर भी उसे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या कारण था उसकी इस भावना के पीछे? क्या वास्तव में वायु भवन उसे अपने लक्ष्य को पाने में सहायता करने वाला था, या अध्यक्ष उमाली की कोई और ही योजना थी? अधीश चुपचाप मांत्रिक उमाली के सामने खड़ा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद उमाली ने अपने छल्ले से एक नीला चोगा निकाला और अधीश को देते हुए कहा, मांत्रिक अधीश, मैं वायु भवन का एक अध्यक्ष उमाली पूरे वायु भवन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको एक नीला वस्त्र प्रदान करता हूं। आज से आप वायु भवन में एक नीले चोगे वाले विशेष मांत्रिक हैं। अधीश ने मांत्रिक उमाली से स्वर्ण धारियों वाला वस्त्र लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उस पर कुछ रहस्यमय और रक्षात्मक संकेत चिन्ह उकेरे गए थे। मांत्रिक सकवारा ने धीमी आवाज में अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, एक और बात है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। सुनहरी धारी वाला वस्त्र पहनने वाले मांत्रिक वायु भवन में अपने स्तर से नीचे के सभी मांत्रिकों को अपनी इच्छा से निर्देश दे सकते हैं। अधीश ने विश्वास भरी नजरों से पहले सकवारा को देखा, फिर उमाली को, फिर सकवारा से पूछा, क्या ये चोगा इतने अधिकार देता है? अपने स्तर के सभी मांत्रिकों को आदेश देने में सक्षम होने का मतलब था कि अधीश वायु भवन के सभी लाल और नीले चोगे वाले मांत्रिकों को आदेश दे सकता था और उन्हें उसके सभी आदेश मानने पड़ेंगे। मंदार में भी ठीक इसी तरह अपने से निचले स्तर के मांत्रिकों को आदेश दिए जा सकते थे। मांत्रिक उमाली ने सिर हिलाया। हां मांत्रिक अधीश, मांत्रिक सकवारा ठीक कह रहे हैं। इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर अधीश को कुछ अच्छा भी लग रहा था और कुछ अजीब भी। अब मुझे ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज में कोई समस्या नहीं होगी, अधीश ने सोचा। मांत्रिक अधीश, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अब आप वायु भवन के सदस्य बन चुके हैं, इसलिए अब आपको उच्चतम स्तर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये कहकर मांत्रिक उमाली ने सुनहरा अनुबंध पत्र अपने छल्ले से निकाला और अधीश को देते हुए कहा, अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। अधीश ने भौहें चढ़ाकर उस अनुबंध पत्र को देखा। वो इस अनुबंध पत्र को लेने में थोड़ा झिझक रहा था और उसी समय उसने उस उच्चतम स्तर के अनुबंध के बारे में सोचा जो उसने मंदार के साथ किया था, जहां उसने सहमति व्यक्त की थी कि वो मंदार के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। वो वायु भवन के साथ जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला था, वो शायद पिछले वाले के साथ धोखा करना ही होगा। अधीश को लगा कि अब शायद उसे उमाली को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति साफ हो सके। उसने कहा, मांत्रिक उमाली, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। वास्तव में मैं एक घुमंतु या स्वतंत्र मांत्रिक नहीं हूं। मैं बहुत दूर से आया हूं और पहले से ही मंदार नाम के एक मांत्रिक विद्यालय का सदस्य और छात्र हूं। मैंने उनके साथ भी उच्चतम स्तर के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं और कभी भी मंदार के साथ विश्वासघात नहीं करने की शर्त पर ही उन्होंने मुझे अपना सदस्य बनाया था। इसलिए मुझे डर है कि मैं अभी आपके अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। अधीश ने शुरू में सोचा था कि वायु भवन एक घुमंतु मांत्रिकों का समूह बस है और यहां का सदस्य बनने के लिए किसी तरह का अनुबंध जरूरी नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो गलत था। जो मांत्रिक कई सालों तक कुर्दमान द्वीप पर रह गए थे, उन्होंने अपने समूह भी बना लिए थे और इन सालों में उनके समूहों ने कुर्दमान पर अपनी जड़ें जमा ली थी। बाद में इन संगठनों में कई तरह के सुधार हुए और अब नए सदस्य बनाने के साथ ही उनसे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाने लगे। मंदार, मैंने इसके बारे में पहले सुना है। मैं पहले भी पाथरगढ़ गया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मांत्रिक अधीश मंदार के सदस्य होंगे। मांत्रिक उमाली थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और कहना जारी रखा, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वायु भवन प्रायः मंदार क्षेत्र के संपर्क में नहीं आता है। इसके अलावा वे एक दूसरे से काफी दूर हैं। इतने दूर कि दोनों के बीच कभी विवाद नहीं हो सकता है।
वैसे आपकी सुविधा के लिए मांत्रिक अधीश और वायु भवन के बीच अनुबंध को थोड़ा बदला जा सकता है। अधीश को सोच में डूबा देखकर उमाली ने कहा, अच्छा मांत्रिक अधीश, बताइए ये कैसा रहेगा कि अनुबंध को इस तरह बदल दिया जाए कि वायु भवन और मंदार के बीच संघर्ष होने पर वायु भवन के साथ आपका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। अब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अधीश ने कुछ देर और विचार किया, फिर उमाली की बात पर हामी भर दी। मांत्रिक उमाली ने शीघ्र ही अनुबंध की शर्तों को बदल दिया। अगर भविष्य में कभी वायु भवन का वास्तव में मंदार के साथ हितों का टकराव हुआ तो मांत्रिक अधीश वायु भवन के साथ अपने अनुबंध की अनदेखी कर सकते थे। यह सर्वोच्च ईमानदारी थी जो मांत्रिक उमाली ने प्रदर्शित की थी। चूंकि यह नया अनुबंध मंदार के साथ अधीश के द्वारा किए गए अनुबंध के साथ नहीं टकराता था, तो अब अधीश को किसी भी बात की चिंता नहीं थी और उसने जल्दी से अनुबंध को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अधीश के हस्ताक्षर के बाद अनुबंध पत्र मांत्रिक उमाली ने वापस रख लिया। इसके हिसाब से अब अधीश वायु भवन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अधीश आधिकारिक तौर पर वायु भवन का सदस्य बन गया था। इसके अलावा अब उसके पास वायु भवन का विशेष चोगा भी था, जो सबसे बड़े सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अधीश और सकवारा मांत्रिक उमाली को धन्यवाद देकर बाहर निकल आए, लेकिन अधीश अब भी कुछ और ही सोच रहा था। अधीश का यहां आने का पहला उद्देश्य ज्वालामुखियों का मानचित्र प्राप्त करना था, जिसका उल्लेख मांत्रिक देवेन ने किया था, जो केवल वायु भवन के सदस्य को ही प्रदान किया जाता था। सकवारा ने अधीश को वापस अतिथि भवन छोड़ दिया था और एक मांत्रिक को आदेश दिया कि अधीश को स्थायी सदस्य वाला कक्ष जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए। सकवारा के जाते ही अधीश सीधा देवेन के पास गया। मांत्रिक देवेन, अब मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां मुझे वो मानचित्र प्राप्त हो सके। नए चोगे में अधीश को देखकर देवेन प्रसन्न हो गया और उसकी बात सुनकर खुश होकर बोला, मैंने कहा था ना मांत्रिक अधीश, वायु भवन में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपको साधन कक्ष में ले चलता हूं। अधीश देवेन के साथ चल पड़ा और वायु भवन के साधन कक्ष की ओर जाते हुए उसे मंदार के साधन भवन की याद आ गई। वायु भवन के इस विशाल कक्ष का साधन कक्ष भी विशाल था। अधीश ने देखा अनेक मांत्रिक आ जा रहे थे, क्योंकि एकमात्र स्थान था जहां वायु भवन के सदस्य आपस में व्यापार कर सकते थे। इसे साधन कक्ष कहा जाता था, लेकिन इसका क्षेत्रफल चंद्रनगर के मुख्य बाजार जितना बड़ा था। इसके अलावा वायु भवन में एक और बड़ा बाजार भी था, जहां खाद्य पदार्थों से लेकर रसायन, वस्त्र, पुस्तकें, औषधियां सभी कुछ मिलता था। साधन कक्ष में जाते ही देवेन ने वहां के प्रबंधक को अधीश का परिचय दिया। प्रबंधक के कहने पर एक महिला मांत्रिक उनकी सहायता के लिए आ गई। उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष दिखाई दे रही थी। उसने आते ही पूछा, बताइए मांत्रिक देवेन, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूं? देवेन ने कहा, मुझे वायु भवन का विशेष ज्वालामुखी मानचित्र चाहिए। कुछ ही देर में वो मानचित्र लेकर लौट आई और देवेन को थमा दिया। अधीश देख रहा था कि वो लड़की उसे कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रही थी। अधीश ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? इस प्रश्न को सुनकर वो एकदम घबरा गई और बोली, नहीं नहीं महाशय, बात यह है कि मैंने आपको आज पहली बार यहां देखा है और इसके अलावा आपका चोगा। कहते कहते वो रुक गई और अधीश के चोगे की ओर देखकर अपनी नजरें झुका ली। अधीश को मन ही मन हंसी आ गई। जब से उसने ये नए वस्त्र पहने थे, वायु भवन का हर मांत्रिक उसकी ओर अलग दृष्टि से देख रहा था। अधीश ने मानचित्र लिया और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा। जैसा कि देवेन ने पहले ही कहा था, मानचित्र में कई ज्वालामुखियों का विवरण उनकी संबंधित विशेषताओं के साथ लिखा गया था। यही वो मानचित्र था जिसकी अधीश को सबसे अधिक आवश्यकता थी। मानचित्र को अच्छी तरह से देखने के बाद अधीश ने महिला मांत्रिक की ओर देखकर पूछा, ठीक है, इस मानचित्र का मूल्य क्या होगा? महिला ने मांत्रिक अधीश के चोगे की ओर देखा, फिर मानचित्र पर एक नजर डालते हुए बोली, मांत्रिक अधीश, इसे खरीदने के लिए आपको 3000 रत्न मणियां चुकानी होंगी, लेकिन चूंकि आपके पास सुनहरी धारियों वाला चोगा है तो इस समय आप 10,000 रत्न मणियों वाली कोई भी वस्तु चुन सकते हैं।
उसकी बात सुनकर अधीश ने विस्मय से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूं? मांत्रिक उमाली और मांत्रिक सकवारा शायद उसे यह बताना भूल गए होंगे, लेकिन 10,000 रत्नमणियां कोई छोटी राशि नहीं होती। जब अधीश ने मानचित्र रख लिया और जब वो बाहर निकलने वाला था तो उसने अचानक देखा कि एक मांत्रिक एक बुलबुले जैसी गोलाकार वस्तु खरीद रहा है। अधीश ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? महिला मांत्रिक ने शीघ्रता से समझाया, ये नीलम मछली नामक गहरे समुद्री जीव के शरीर से प्राप्त एक बहुमूल्य वस्तु है। इसे नीलम मछली का अर्बुद के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि कुर्दमान द्वीप समूह समुद्र से घिरा हुआ है तो यहाँ के निवासियों को कई बार समुद्री जीवों का सामना करना पड़ता है और कई बार इसलिए गहरे समुद्र में उतरना भी पड़ता है। नीलम मछली का ये अर्बुद लेकर हम कितने ही गहरे पानी में जा सकते हैं। इसके साथ आप 8 घंटे तक पानी में रह सकते हैं। अधीश ये सुनकर चकित रह गया। 8 घंटे तक पानी में रहने की क्षमता, ये तो वास्तव में एक अद्भुत चीज है। अधीश ने सोचा कि उसके पास अभी भी कुछ 1000 रत्नमणियां शेष हैं। उसने युवा महिला मांत्रिक से कहा, ठीक है, मुझे भी एक अर्बुद खरीदना है। लड़की ने जवाब दिया, जरूर, कृपया मुझे कुछ समय दें। इसके बाद युवा महिला मांत्रिक एक मुट्ठी के आकार का अर्बुद ले आई और उसे अधीश को सौंप दिया। उसने वो अर्बुद अधीश को देते हुए समझाया, नीलम मछली का यह अर्बुद लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करना भी सरल है। बस अपने हाथ में इसे पकड़कर समुद्र में उतर जाइए और एक निश्चित गहराई में जाने पर ही अपने आप बड़ा हो जाता है और आपको अपने में समेट लेगा। बस सावधानी यही रखनी है कि इसे कोई नुकसान न पहुंचे, वरना समुद्री जल का दबाव इतना अधिक होता है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अधीश ने सिर हिलाया और अर्बुद लेकर महिला मांत्रिक का धन्यवाद दिया और बाहर चला आया। अपने कक्ष में लौटने पर अधीश ने जल्दी से मानचित्र खोला और ध्यान से खोजने लगा। मानचित्र पर बहुत से ज्वालामुखी चिन्ह थे। उनमें से अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी थे और केवल कुछ ही पूरी तरह से निष्क्रिय थे या प्रायः विस्फोट नहीं करते थे। सबसे पहले अधीश ने उन ज्वालामुखियों की खोज की जो पूरी तरह निष्क्रिय थे। वहां ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज करना अधिक सुरक्षित होगा। अधीश ने अंततः ज्योतिमाला द्वीप नाम का एक द्वीप चुना। अधीश ने पाया कि मृत ज्वालामुखी इस द्वीप पर अधिक संख्या में मौजूद थे। जहां ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज करना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। उसने एक दृष्टि मानचित्र पर डाली और फैसला किया, यह जगह सबसे उपयुक्त है, मुझे यहीं जाना चाहिए। अधीश ने जगह का चुनाव तो कर लिया था, लेकिन क्या वास्तव में वो जगह इतनी सुरक्षित थी जैसा कि अधीश ने सोचा था? क्या होने वाला था इस अनजान द्वीप पर अधीश के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।